Hello students, so today I will teach you the second part of chapter 3 Political Science class 12th New Centers of Power. ओके हमने चैप्टर 1 में अपने दो टॉपिक्स कवर करे थे जो बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक्स थे. फर्स्ट हमारा यूरोपियन यूनियन EU और सेकंड हमारा आसियान था. ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड पढ़ना है इसमें राइज ऑफ द चाइनीज़ इकॉनमी. ओके, कि चाइना की जो इकॉनमी थी उसमें कैसे एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, वो कैसे एकदम से वो बढ़ गई. ठीक है, इसके बारे में अब हम इसमें पूरा पढ़ेंगे. और अगर आपके पास ओल्ड NCERT है तो ये चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि और इसका नाम भी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर होगा. सो डोंट बी कंफ्यूज, ये चैप्टर सेम है आपका पूरा, आपको पूरा पढ़ना है. बस इसके अंदर दो टॉपिक्स और ऐड हुए जैसे सार्क और ब्रिक्स, वो भी मैं इसी पार्ट 2 में कवर कराऊंगी. सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. जैसे अभी हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि यूरोपियन यूनियन और जो हमारी आसियान थी वो दोनों ही न्यू सेंटर ऑफ पावर बन सकती हैं. मतलब उनमें इतना मतलब इकॉनमी कितनी बढ़ी हुई है और उसमें सारे जो जितने भी उसमें कंट्रीज़ मिली हुई हैं वो सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, तो वो क्या बन सकती हैं, वो न्यू सेंटर ऑफ पावर बन सकती है. मतलब सुपर पावर कंट्री बन सकती है, पावरफुल कंट्री बन सकती है. ठीक है, तो अब हमने 2 की पढ़ ली. अब तीसरी चाइना आती है हमारी, कि चाइना की पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि चाइना में कैसे एकदम से रिवॉल्यूशन आया, कैसे चाइना की जो इकॉनमी थी वो बढ़ी. तो फर्स्ट है इसमें राइज ऑफ द चाइनीज़ इकॉनमी, चाइना की इकॉनमी कैसे बढ़ी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ चाइना हैज़ बीन ग्रोइंग एज एन इकोनॉमिक पावर सिंस 1978. चाइना की जो इकॉनमी पावर है, जो इकॉनमी है, वो कब से बढ़नी शुरू हुई, सिर्फ और सिर्फ 1978 से ही स्टार्ट हुई है. It is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040. और 2040 का ये विज़न लगाया है कि 2040 में क्या होगा, जो ईयर है उसमें जो चाइना है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी और ओवरटेक कर देगी, यूएस को पीछे छोड़ देगी. ठीक है, इन 1949 द इकॉनमी ऑफ द चाइना वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल. और अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने पढ़ा था सोवियत सिस्टम भी, हमने जब चैप्टर 1 में कोल्ड वॉर एरा पढ़ा था उसमें क्या दे रखा था कि चाइना ने सोवियत यूनियन के साथ अपना कोलिशन कर लिया था, मतलब उसके साथ अपनी मिलिट्री बनाई थी, या हम कह सकते हैं उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी. तो चाइना ने, जैसे सोवियत यूनियन में सोवियत मॉडल था, सोवियत मॉडल क्या था, यस यू आर राइट, कम्युनिज्म था, कि सब कुछ जो क्या होगा गवर्नमेंट का ओन्ड होगा. ठीक है, जितना भी कंट्रोल होगा और ओन्ड होगा वो किसके होगा, गवर्नमेंट का होगा. सो चाइना ने भी यही कर लिया था सोवियत को देख कर, कि देखा देखी में चाइना ने भी अपना जो मॉडल था इकॉनमी का वो कैसे कर लिया था, कम्युनिज्म कर लिया था, सोवियत मॉडल कर लिया था. इट नाउ रिलाइड ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज. और सब कुछ क्या होगा, अपना खुद का रिसोर्सेज होगा. वो बाहर से, जैसे हम इंडिया है वो इंपोर्ट करती है बाहर से कुछ भी, जैसे हम बात करें इंडिया में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट हुए होते हैं, हम बाहर के प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं. ऐसे ही चाइना ने क्या करा, चाइना ने बाहर की सारे प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में मतलब लेना बंद कर दिए और सीधा जो भी उसके पास, चाइना के पास रिसोर्सेज है उसी पे भी वो रिलाई रहे. ठीक है, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है वो खुद से बनाने लगे जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए होती थी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्यूरिंग 1970s. अगर हम 1970 ईयर की बात करें, चाइना एस्टैब्लिश्ड रिलेशन विद द USA एंडिंग इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन. और 1970 में जब चाइना को पता चला कि जो ये उनका सोवियत मॉडल है इकॉनमी का, इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और जो इकॉनमी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, गिरती जा रही है दिन ब दिन चाइना की, तो चाइना ने 1970 में क्या करा, चाइना ने इस्टेब्लिश करे अपने रिलेशंस को USA के साथ अपने ना रिलेशन बनाने लगा. और उसने अपने एंड कर दिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन. मतलब वो इकोनॉमिक आइसोलेशन किसे कहते हैं, इकोनॉमिक आइसोलेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बाहर की कंट्री से ना लेना, अपनी ही कंट्री में बनाना. जैसे इसमें लिखा भी है, इट नाउ रिलाइड ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज, अपने ही जितनी भी कंट्री में रिसोर्सेज है उसी पर रिलाई करना. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एन ओपन डोर पॉलिसी. आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ओपन डोर पॉलिसी है क्या और किससे रिलेटेड है, किस कंट्री से. तो ये किससे रिलेटेड है, चाइना से रिलेटेड है, क्योंकि हम चाइना की पैराग्राफ में से पढ़ रहे हैं. ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता क्या है, ये एग्ज़ाम में आया था कि किस कंट्री से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन दे देंगे या फिर आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे, तो आपको खुद लिखना पड़ेगा 1 मार्क्स में कि चाइना से रिलेटेड है. तो एन ओपन डोर पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय डेंग जियोपिंग इन 1978. तो उस टाइम पे चाइना के लीडर होंगे डेंग जियोपिंग, उन्होंने 1978 में इंट्रोड्यूस कराई थी ओपन डोर पॉलिसी. ओपन डोर के पॉलिसी का मतलब अगर मैं बताऊं तो पहले हम इसमें डेफिनेशन में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक अलग से बताऊंगी. विच एम्ड एट जनरेटिंग हाई प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टिंग इन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड.
ठीक है। इसका एम मतलब इसका आम ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है कि जनरेट करना हाई प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट। मतलब चाइना का ये था कि अब्रोड के जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, रशिया है, वो सब चाइना में आके अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, अपने कैपिटल्स को लगाएं, टेक्नोलॉजी को लगाएं, जिससे चाइना में जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाए। इसी को ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं। जैसे हमारी कंट्री में भी, इंडिया में यही है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, केएफसी है, ये सब क्या है, ये बाहर की कंट्रीज़ हैं, ये हमारी कंट्री में आके अपना सेटअप लगाती हैं, जिससे फ़ायदा उन्हें तो होता ही है, साथ में जो इंडिया है या जिस कंट्री में वो लगा रही है उसको भी फ़ायदा होता है। ठीक है, उसकी इकॉनमी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी उसके साथ बढ़ जाती है। ओके, तो ऐसे ही इसका एम था चाइना का। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी का मतलब यही होता है, आप ये समझ लें कि दूसरी कंट्रीज़, ओपन डोर का मतलब होता है कि जो अब्रॉड की कंट्रीज़ हैं वो फ्री हैं किसी भी कंट्री में आके ट्रेड करने के लिए। तो चाइना ने अपना आपको ऐसा बना लिया था कि कोई भी कंट्री आकर चाइना में ट्रेड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, टेक्नोलॉजी लगा सकता है, कैपिटल लगा सकता है। ठीक है, तो इसी को ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और ये किस लीडर ने करी थी, आपको इसका भी नाम याद रखना है, डेंग जियाओपिंग ने करी थी। किस ईयर में, 1978 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप। अब चाइना में क्या हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ सेटअप हुए। स्टेट हैड अ सेंट्रलाइज्ड रोल इन सेटिंग अप चाइनाज इकॉनमी। और जो स्टेट है, स्टेट किसे कहते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है इस बुक के सारे चैप्टर्स में। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है हैड अ सेंट्रलाइज्ड रोल इन सेटिंग अप, और गवर्नमेंट का ही सारा रोल था चाइना की इकॉनमी को सेटअप करने में। ठीक है, स्टिल द चाइनीज़ इकॉनमी डिड नॉट गेट बेनिफिट एवरीवन इन चाइना। लेकिन इसके बाद भी क्या हो रहा है कि उसने ओपन डोर पॉलिसी भी स्टार्ट। स्टिल द चाइनीज़ इकॉनमी डिड नॉट बेनिफिट एवरीवन इन चाइना। फिर भी क्या हुआ कि इतना इन सब इन्होंने कर लिया, ओपन डोर पॉलिसी अपना ली, सोवियत का जो मॉडल था उसे छोड़ दिया, जो कम्युनिज्म था जो इकॉनमी में उसे हटा दिया, और सब कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप कर लिया। फिर भी क्या हुआ, जो चाइनीज़ की इकॉनमी थी उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। मतलब हो रहा था, कुछ कुछ लोगों को हो रहा था, पूरे चाइना के जो लोग हैं उन सबको नहीं हो रहा था। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन, वर्किंग कंडीशंस एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज़ बैड। ओके, जो रेट था बेरोज़गारी का वो बढ़ता जा रहा था चाइना में, और जो वर्किंग कंडीशंस थी फीमेल एम्प्लॉयमेंट, जो फीमेल जो काम करती थी चाइना में, उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी। हाउएवर रीजनली एंड ग्लोबली चाइना हैज़ बीन इज़ लाइमलाइट इकोनॉमिक पावर। लेकिन अगर हम रीजनली और ग्लोबली बात करें, रीजन मतलब होता है कि उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ग्लोबली मतलब चाइना का पूरे वर्ल्ड में नाम है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे वो ऐसा क्यों है। और चाइना हैज़ बिन इन लाइमलाइट, इसलिए वो चाइना क्या है, वो लाइमलाइट में रहता है। ओके, मतलब उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं चाइना फेमस है इकोनॉमिक पावर में। नाउ हम पढ़ेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस। ओके, आप ये अपने नोटबुक में जिसमें भी आप ये पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें मार्क कर लें जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे सारे रिलेशनशिप्स नहीं पूछे जाएंगे इंडिया के, पर जिस भी कंट्री से पूछे जाएंगे तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एक तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा पूरे एग्जाम में, चाहे वो चाइना से पूछा जाए, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, या इंडिया US रिलेशनशिप, इंडिया रशिया रिलेशनशिप, या इंडिया इसराइल रिलेशनशिप, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपको ये सारे जो रिलेशंस हैं इंडिया के जिस भी कंट्री से, जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, आपको इन सारे रिलेशंस को अच्छे से आंसर अच्छा बनाकर लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़ चाइना, इंडिया एंड चाइना हैड कॉर्डियल रिलेशन सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है, जो इंडिया के और चाइना के रिलेशंस हैं वो कॉर्डियल मतलब अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। ठीक है, ज़्यादा हम अच्छे नहीं कह सकते, पर कॉर्डियल हैं, ठीक ठाक हैं। बोथ हैव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस। दोनों की कैसे रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, साथ में कल्चरल रिलेशंस भी हैं। ठीक है, कल्चरल कह सकते हैं कि वहाँ पे भी इंडिया का थोड़ा कल्चर चलता है, और इंडिया में भी चाइना का मतलब इंडिया में भी चाइना का कल्चर चलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया में चाइनीज़ फूड कितना फेमस है, ऐसे ही चाइना में भी इंडिया की कल्चर चलता है। Now the second point is after India gained independence, both the countries shared a peaceful relation. जब इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी, तो उसके बाद जो दोनों कंट्रीज़ थी इंडिया और चाइना, इन्होंने शेयर करी थी पीसफुल रिलेशन, क्योंकि इंडिया क्या बन गया था, नेबर बन गया था चाइना का। ड्यूरिंग दिस
पीरियड द स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई वॉज पॉपुलर। और उस टाइम पे एक बहुत अच्छा, जब इनका इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे होते जा रहे थे, तो एक स्लोगन था हिंदी चीनी भाई भाई, आपने सुना होगा, ये पॉपुलर हो गया था। वेरी सून बोथ द कंट्रीज़ इन्वॉल्व इन बॉर्डर डिस्प्यूट। और उसके बाद ही ये दोनों कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई बॉर्डर डिस्प्यूट में। आपको पता है 2020 में कितना इंडिया चाइना का बॉर्डर का जो लाइन ऑफ एक्चुअल ऑक्यूपेशन वो सब इतना चला है इसमें, कि कितनी इन्हें प्रॉब्लम हुई है इंडिया को, क्योंकि चाइना ने हमारा जो लद्दाख का ले ऑफ द लद्दाख है उसका वो जो पार्ट है उसे उसमें रोड बना दिया है। तो ये सब चीज़ों का, तो ये तो अभी हमें उसमें लिखना है करंट में रिसेंटली क्या क्या हुआ है इंडिया में, इंडिया के साथ चाइना, इंडिया ने चाइना के साथ क्या क्या करा, मतलब चाइना ने इंडिया के साथ क्या क्या करा है। और साथ ही में ये अभी से बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं चल रहा है। 1947 जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी, उसके कुछ ही साल बाद चाइना की लड़ाई शुरू हो गई थी इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पे, कि ये बॉर्डर इतना नहीं थोड़ा और, मतलब चाइना क्या करता है किसी भी कंट्री के साथ, ये ज़्यादा होता है ये चाइना के साथ प्रॉब्लम, चाइना की हर कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, जितनी भी कंट्रीज़ चाइना की नेबरहुड है, ठीक है। वो क्या करता है, वो अपने आप को बढ़ाता जाता है, अपने एरिया को बढ़ा रहा है चाइना। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, आप कभी गूगल पर सर्च करना, चाइना का स्टार्टिंग में जब चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी उसका कितना एरिया था और अब उसने कितना करंट में एरिया कर रखा है अपना, ठीक है। द डिफरेंस अरोज फ्रॉम द चाइनीज़ टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950। और सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया की लड़ाई जब हुई थी, जब तिब्बत का इशू हुआ था 1950 में। इंडिया की चाइना से लड़ाई हुई थी 1962 में। इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्सेस इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 में चाइना से इंडिया की लड़ाई हुई थी। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़ वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976। और दोनों के जो रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक बातचीत वाले रिलेशंस, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे 1976 तक, क्योंकि इंडिया ने हेल्प करी थी तिब्बत की। वहाँ के जो एक लीडर थे, अभी हम उनका नाम पढ़ेंगे, उनको इंडिया ने उनको जगह दी थी अपने इंडिया में। तो इस सब की वजह से चाइना और ज़्यादा दुश्मन बन गया था इंडिया का। और इस जो ये लड़ाई हुई थी, इसमें जो इंडिया था वो हार गया था चाइना से। It was during the visit paid by the Indian Prime Minister Rajiv Gandhi to China in 1988 December, the relation between the two countries started improving। उसके बाद राजीव गांधी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1988 में, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया था कि वो चाइना के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे करेंगे, चाइना के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करेंगे। तो दिसंबर 1988 में राजीव गांधी ने विज़िट करा था, चाइना गए थे वो, और वहाँ के प्रेसिडेंट जो लीडर होंगे उनसे मिले थे वो, और वो चाहते थे कि इम्प्रूव करें वो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को। दिस इज़ द एडेड टॉपिक ब्रिक्स, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ब्रिक्स के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं, ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं आपसे ब्रिक्स में कितनी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स कब इस्टेब्लिश हुआ है, कब ब्रिक्स में, और भी बहुत सारी बातें हैं कि इसका जो मेन एजेंडा क्या है ब्रिक्स का, तो वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म ब्रिक्स रेफर टू ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रेस्पेक्टिवली। सो आपको अब ये नहीं करना है कि आपको इसकी कोई फुल फॉर्म याद करनी है, फिर इसकी कंट्रीज़ भी याद करनी है। जो ब्रिक्स है उसका खुद ही वो कंट्रीज़ के नामों से बना है, ठीक है। और जितनी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर 5 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ब्रिक्स में 5 लेटर्स है तो 5 कंट्रीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रिक्स में जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, सेकंड आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। ब्रिक्स का मतलब ही इन 5 कंट्री का नाम है, आपको ये 5 कंट्री के नाम याद रखने हैं। ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया, मतलब रशिया ने ही 2006 में ब्रिक्स जो है ये फाउंडेशन ये बनाई थी, ठीक है। 2006 आपको ये याद रखना है। ब्रिक्स टर्न्ड इनटू, ब्रिक जो था पहले ही ब्रिक था, इसमें जो साउथ अफ्रीका है एस जो है ये ऐड नहीं था, ठीक है। पहले ब्रिक था, ब्रिक जो है वो टर्न्ड हुआ है ब्रिक्स में आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका उसमें ज्वाइन हो गया तो वो ब्रिक्स बन गया। इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर 2009, और ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग कब हुई है आपको याद रखना है, 2009 में हुई है। 2006 में फाउंड हुआ है, बना है रशिया में, और 2009 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है। द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मतलब इसका मेन क्यों बने हैं ब्रिक्स, ठीक है। आई प्राइमरीली टू कॉर्पोरेट एंड डिस्प्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका कि ये क्या करने के लिए बना है कि कॉर्पोरेट करेगा, जितनी भी अमंग कंट्रीज़ हैं, कितनी भी 5 कंट्रीज़ हैं, इन सब में कॉर्पोरेशन रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर, ठीक है। ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा इन्हें एक दूसरे के साथ। इन्होंने, आपको आगे पता चलेगा, ब्रिक्स है, इन्होंने अपनी खुद की बैंक बना रखी है, आई थिंक वो चाइना में है। ब्रिक्स की खुद की बैंक है। ब्रिक में जो 5 कंट्री है इनकी एक बैंक भी है, तो जिसका जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा वो इन 5 कंट्रीज़ को म्यूचुअल जाएगा, इक्वल जाएगा, ठीक है।
एंड अमंग इट्स मेंबर, मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इनको, बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिसीज़, और इनकी इंटरनल पॉलिसीज़ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये एक कंट्री दूसरी कंट्री में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी इनकी पॉलिसीज़ में, जो भी इनकी पॉलिसीज़ खुद की कंट्री में हैं, ठीक है, ऑफ ईच नेशन, ठीक है, एक दूसरे की कंट्रीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगी। एंड म्यूचुअल इक्वालिटी, और जितने भी इसमें कंट्रीज़ हैं वो सब इक्वल हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है जैसे रशिया सबसे बड़ा है तो या चाइना बड़ा है तो ये अपनी हेजीमनी दिखाएंगे, दादागिरी करेंगे, ऐसा नहीं है। ये पांचों कंट्री इक्वल मानी जाएंगी। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, और इसमें हम रिसेंटली का पढ़ेंगे कि रिसेंटली जो ब्रिक की मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहाँ हुई है। तो द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स कंक्लूडेड इन ब्राज़ील इन 2019, ठीक है, 2019 में उसकी रिसेंटली मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है ब्रिक्स की। कौन सी कंट्री ने करा है आपको याद रखना है, ब्राज़ील ने करी है। और 11th कॉन्फ्रेंस थी, 11th मीटिंग थी, ठीक है, ब्रिक्स की। और इसे चेयर किसने करा था, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट। जाहिर सी बात है ब्राज़ील में हुई है तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ही उसे चेयर करेंगे, और उनका नाम क्या है आपको ये भी याद रखना है, जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। सो नाउ अभी हमें कुछ कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। अगर आपके पास सिलेबस है 2021 का रिसेंटली का, तो इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर भी नेशंस के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट हमें रशिया के बारे में पढ़ना है, तो फर्स्ट हम रशिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि रशिया में क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, रशिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। हमें पता है, हमने चैप्टर 1 में नहीं चैप्टर 2 में पढ़ लिया था पूरा, जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का, तो सक्सेसर कौन बना था यूएसएसआर का, रशिया बना था, ठीक है, सक्सेसर। इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन से ही पहले हमें पता है कि रशिया को क्या माना जाता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था यूएसएसआर की कंट्रीज़ में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि रशिया सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कंट्री थी यूएसएसआर में। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, हमें पता है जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो गया, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गई, अलग हो गई दूसरी कंट्री से, तब भी रशिया ही क्या था, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट था फॉर्मर सोवियत यूनियन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है एरिया वाइज, तो रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। The Soviet Union in late 1980s and early 1990s, Russia emerged as a strong successor of USSR, सोवियत यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या था, यहाँ तक इसकी फुल फॉर्म दे रखी है। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले जो सोवियत यूनियन था वो, अगर हम बात करें लेट 1980s से लेके और स्टार्टिंग में 1990s की, रशिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सक्सेसर बना यूएसएसआर का, जैसा मैंने पहले बता दिया है। रशियाज़ की, अगर हम रशिया की जीडीपी की बात करें, रशियाज़ जीडीपी इज़ करंटली 11th इन द वर्ल्ड, ठीक है। और रशिया की जो जीडीपी है वो टॉप 11th में आती है वर्ल्ड में, ठीक है, 11th है पूरे वर्ल्ड में। Russia has reserves of minerals, natural resources and gas that make it a powerful country in the global world, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ रखा है तो आपको रशिया के बारे में ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पूरा डिसइंटीग्रेशन वाला चैप्टर रशिया का पढ़ रखा है, उसमें सब कुछ ही मैंने पहले से पढ़ा रखा है, ये सब हमने पढ़ रखा है कि रशिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स थे मिनरल्स के, नेचुरल रिसोर्सेज के, और उसी को वो एक्सपोर्ट करती थी, जिससे क्या होता था, वो दूसरी कंट्रीज से मतलब ज़्यादा उसकी जो जीडीपी है या इकॉनमी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है रशिया ने। हमने पढ़ा था कि 1990s में जब डिसइंटीग्रेट हुआ था रशिया, तो जब भी उसने क्या पा लिया था, 1990s की बात करें, मतलब मुझे पता है 1999 में हुई है रशिया का मतलब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, पर जो ईयर था, डिकेड था 1990s का ही, उसी में उसने अपनी जो इकॉनमी थी वो फिर से रिवाइव कर ली थी। उसकी जो इकॉनमी थी रशिया की वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, जबकि बाकी जो कंट्रीज़ थी यूएसएसआर की, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने में, ठीक है। क्योंकि और इसकी क्यों हो गई थी, क्योंकि ये एक्सपोर्टर है, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कह सकते हैं हम, मिनरल्स का, नेचुरल रिसोर्सेज का, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट्स करता है, उसी से पैसे कमाता है, ठीक है, और गैसेस का भी। तो ये इसे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में पावरफुल कंट्री बनाती हैं यही चीज़ें। नाउ दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। इन एडिशन हमें क्या पढ़ना है, रशिया इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट। रशिया क्या है, एक न्यूक्लियर स्टेट भी। हमें पता है कि रशिया में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटम मिसाइल्स, ये सब बनते हैं, वेपन्स जितने भी हैं, ठीक है। जैसे हमने यूएसएसआर में जब चैप्टर 1 में पढ़ा था कि यूएसए और यूएसएसआर क्या करते थे, सिर्फ रेस कर रहे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं एक दूसरे से ज़्यादा से, विद अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। और रशिया में क्या है, न्यूक्लियर स्टेट से क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूज स्टॉक, बहुत बड़ा स्टॉक है किसका, वेपन्स का। सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही, जैसे जो डेंजरस, जो वॉर में यूज़ होते हैं वेपन, वो वाले वेपन। रशिया इज़ ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड P5, ठीक है। और ये क्या है, ये परमानेंट मेंबर है। हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है। अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका रिवाइज हो जाएगा सिर्फ, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। क्योंकि पहले यूएसएसआर था, अब यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया बना, तो रशिया को वो सीट मिली थी।
ठीक है। तो इस सब से आपको क्या पता चलता है कि रशिया भी खुद एक क्या है, न्यू सेंटर ऑफ पावर है, ठीक है। ये भी क्या बन सकता है, क्योंकि ये सुपर पावर कंट्री तो है, ये हमें पता है आज के, अगर हम 21st era की बात करें, और ये वैसे भी सुपर पावर कंट्री है। इंडिया भी एक न्यू सेंटर ऑफ, हम कह सकते हैं न्यू पावर ऑफ, मतलब न्यू सेंटर ऑफ पावर है, ठीक है। ये बन सकती है। नाउ अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या क्या है, कैसा इसमें चलता है सब कुछ, इकॉनमी कैसी है इंडिया की, तो द 21st century इंडिया इज़ बीइंग सीन एज एन इम्पोर्टेंट एमर्जिंग ग्लोबल पावर। देखो वही बात है, न्यू सेंटर ऑफ पावर को ही कहते हैं कि एमर्जिंग ग्लोबल पावर, मतलब पूरे वर्ल्ड में अपनी पावर को दिखाना। तो इंडिया भी अब जानी जा रही है बहुत ज़्यादा, जब से 21st century से तो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड में जो सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, वो इंडिया को जानने लगे हैं। और इंडिया कैसे इमर्ज हो रहा है, वो भी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज हो रहा है, ग्लोबल पावर की तरह, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया। अब वर्ल्ड को भी पता चल रहा है कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पावर है और राइज हो रहा है, इंडिया एक तरह से उभर के आ रहा है इन अ मल्टी डायमेंशनल वे, और सारे ही डायमेंशनल वे में, ठीक है। सिर्फ यही नहीं कि पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में, हर तरह का, कल्चरल में, पॉलिटिकल, हर तरह के डायमेंशनल में वो उभर के आ रहा है। जैसे हमें पता है कि इंडिया का जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा फॉलो करता है रशिया, बहुत जल्दी से इंडिया का कल्चर फॉलो हो रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया का जो फूड है, वो सबसे ज़्यादा पूरी कंट्री, सारी वर्ल्ड कंट्रीज में मिलता है। अगर आप किसी भी कंट्री में रहने वाले, और इंडिया का डायस्पोरा ही बहुत है। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल डायस्पोरा का मानूं, तो इंडिया का डायस्पोरा का मतलब होता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर दूसरे देशों में रहते हैं। अगर आप किसी भी देश में चले जाओ, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस से जा रहे हो, आपको कोई ना कोई इंडियन ज़रूर मिलेगा। अगर आप रशिया में जा रहे हो, आपको इंडियन कोई ना कोई मिल जाएगा। ऐसे ही किसी भी कंट्री में आप जाओगे, आपको इंडिया का कोई ना कोई इंडियन ज़रूर मिलेगा, जो वहाँ का रेजिडेंट होगा, जो वहाँ रहता होगा, ठीक है। तो इंडिया का डायस्पोरा भी बहुत बड़ा है कि इंडियन जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, हर कंट्री में रहता है कोई ना कोई इंडियन। The economic, cultural, strategic position of the country with a population of more than 135 crores is very strong। और साथ ही साथ वो किस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बन गया है। जो उसकी पॉपुलेशन है इंडिया की, हमें पता है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इंडिया की है, फर्स्ट चाइना की है, सेकंड इंडिया की है। 135 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। नाउ फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, अगर हम इकोनॉमिक नज़रिए से देखें, इकोनॉमी के, टारगेटिंग द गोल ऑफ आ $5 ट्रिलियन इकॉनमी, इंडिया ने एक मतलब हम कह सकते हैं गोल बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या करा था कि वो क्या टारगेट करें कि वो $5 ट्रिलियन इकॉनमी अपनी बनाएंगे, इतनी इकॉनमी बनाएंगे। और कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट, और एक उनकी कैसी, इंडिया की जो मार्केट है वो कैसी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। इंडिया में दूसरी कंट्रीज़ आकर इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में पैसे, जैसे मैंने बताया था कि मैकडॉनल्ड्स है, बर्गर किंग है, या फिर कोई और सी कंट्री, जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंट्री हो, तो वो सब क्या इंडिया में आके अपना सेटअप लगाती हैं। इससे उस कंट्री को तो फ़ायदा होता है जो लगा रही है कंट्री सेटअप, साथ ही साथ जिस कंट्री में लगा रहे हैं जैसे इंडिया में, तो उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। साथ ही साथ जो कैपिटल है, जो हम कह सकते हैं जो हमारी GDP है, ग्रोथ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। An ancient inclusive culture with 200 million people of Indian diaspora spreading across the globe impart distinct meaning। तो अब जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, डायस्पोरा क्या होता है कि इंडिया के जितने भी, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, आपको कोई ना कोई वहाँ पर इंडियन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो डायस्पोरा है हम कह सकते हैं बहुत बड़ा है। आई थिंक पूरी कंट्रीज़ में सबसे, मतलब सारे वर्ल्ड में आई थिंक टॉप 1 या टॉप 2 पे आता ही है इंडिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा ही स्प्रेडिंग हो रहा है और अब भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं, अब्रॉड जाते हैं ज़्यादातर पढ़ने भी। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया का जो डायस्पोरा, हम कह सकते हैं, देखिए इसमें लिखा है कि 200 मिलियन पीपल जो हैं इंडिया के, वो बाहर रह रहे हैं इंडिया से, ठीक है। तो ये सब इसकी वजह से भी क्या है, इस चीज़ से भी ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है पूरा, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया है तो इसका कल्चर भी फैलेगा। एंड सैलियंस टू इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन 21st सेंचुरी। और ये चीज़ें जैसे उसकी इकॉनमी पावर है, उसकी पॉलिटिकल पावर है। आपको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। हम कहते हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। साथ ही में पॉलिटिकल बात हो गई, इकॉनमी में जैसे मैंने बताया कि दूसरी कंट्रीज आकर इंडिया में सेटअप लगाती हैं, इससे भी इंडिया को फ़ायदा होता है। इंडिया की GDP भी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। वो अलग बात है कि अब कोरोना की वजह से थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ गया, वो डिक्रीज़ हो गई। लेकिन वैसे अगर हम बात करें एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो जो इंडिया की इकॉनमी है वो बढ़ रही है अब, ठीक है। और ये सारे जो फीचर्स हैं, डायस्पोरा है, इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है दूसरी कंट्रीज़ को, इंडिया का फूड है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं,
इंडिया को न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाती हैं इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, ये जो 21st एरा चल रहा है ये इसमें इंडिया भी क्या बन सकता है, न्यू सेंटर ऑफ पावर बन सकता है। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज़ सेल्फ सफिशेंट। और अगर हम स्ट्रेटेजी बात करें इंडिया की तो मिलिट्री की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो सेल्फ सफिशेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। विद इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग इट, और उसके साथ साथ ही सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम उससे लगे हुए हैं, बिना टेक्नोलॉजी के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ ही सेल्फ सफिशेंट है मिलिट्री इंडिया की। अनदर न्यूक्लियर पावर की बात करें हम, मेक इन इंडिया, आपने स्कीम सुनी होगी, स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज़ अनदर माइलस्टोन ऑफ द इंडियन इकॉनमी। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है हमारे लिए, जो इंडियन इकॉनमी के लिए हमारी, कि इंडिया में एक न्यू स्कीम आई है मेक इन इंडिया। इसमें कि वो किसके ऊपर है, वो टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर स्कीम है कि हम इंडिया को क्या बनाएंगे, सेल्फ सफिशेंट बनाएंगे, रिलायंस बनाएंगे, कि इंडिया में जो भी हो वो सेल्फ सफिशेंट इंडिया के लोग करें और इंडिया की क्या हो, उससे इंडिया में जो ग्रोथ हो इंडिया की। तो इन सब चीज़ों के लिए मेक इन इंडिया स्कीम है। आपको इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि मेक इन इंडिया स्कीम जो है वो टेक्नोलॉजी और साइंस के लिए है, और ये क्या है, एक अनदर माइलस्टोन है इंडियन इकॉनमी के लिए। ठीक है, और इसको अगर हम कहें तो इसे हम न्यूक्लियर पावर का भी कह सकते हैं। ऑल दीज चेंजेस आर मेकिंग इंडिया एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द पावर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ठीक है, ये सारे जो चेंजेस हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया का, जब वो इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब कह सकते हैं उसे फ्रीडम मिली थी इंडिया को 1947 में, और अगर हम अब से कंपैरिजन करें इस ईयर से जो ये चल रहा है 21st एरा, तो इंडिया में कितना ज़्यादा फ़र्क आया आप खुद देख सकते हैं। कि पहले इंडिया के पास जो उसकी, अगर आपने इंडियन इकॉनमी आपके पास होगी इकोनॉमिक्स में, अगर आप स्टूडेंट हैं आर्ट्स के या फिर कॉमर्स के, तो आपने देखा होगा इंडियन इकॉनमिक डेवलपमेंट में कि इंडिया का फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कितना सारा इंडिया में जो उसकी एनुअल इनकम जो थी लोगों की वो सिर्फ 230 रुपीज़ थी, और भी बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम थी, रैम्पेंट पॉवर्टी थी। मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ पर मैं फिर भी बता रही हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है इंडिया में। अगर हम कंपेरिजन करते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस वाले जिस दिन उसे मिली थी जिस ईयर में, और आज की बात करें, इसलिए इंडिया को इमर्ज करा गया है एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। नाउ इसराइल भी न्यू सेंटर ऑफ पावर है। ठीक है, इसराइल भी एक पावरफुल कंट्री है। शोन ऑन द वर्ल्ड मैप विद द पॉइंटर, इसराइल हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन 21st सेंचुरी। इसराइल भी कैसा इमर्ज हुआ है, मोस्ट पावरफुल कंट्री की तरह इमर्ज हुआ है 21st सेंचुरी में वर्ल्ड। ओके, इन टर्म्स ऑफ साइंस अगर हम बात करें इसराइल में, मैं सबसे पहले बता दूं साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा बड़ी हुई है। अगर हम बात करें इसराइल कभी कभी अमेरिका को भी पीछे छोड़ देता है साइंस और टेक्नोलॉजी में, इन इसराइल की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर आपको कोई इसका पॉइंट नहीं आता है याद, सबसे ज़्यादा आप बस सिर्फ इसराइल पे जो फोकस करना वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस करना। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है इसराइल, डिफेंस में भी आगे, इंटेलिजेंस बिसाइड्स इकॉनमी। ठीक है, इसका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, IIT सिस्टम है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज़, और ये कहाँ पर है, ये सिचुएटेड हुआ है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में है, मिडिल में। ठीक है, इसराइल हैज़ रीच टू द न्यू हाइट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स आइडोमिटेबल डिफेंस पावर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसराइल जो है वो न्यू हाइट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स पे पहुंच रहा है। इसराइल में पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर इसराइल ने अपना धीरे धीरे करके पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा बना लिया है। ठीक है, स्टैंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इनडोमिनेटेबल। ठीक है, और उसका जो हम कह सकते हैं जो उसकी डिफेंस पावर है, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा डोमिटेबल है। ठीक है, डोमिटेबल मतलब होता है कि वर्ल्ड में टक्कर देने वाली, वर्ल्ड को, ठीक है, वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनको टक्कर देने वाली। टेक्नोलॉजिकल, ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है इसराइल, इनोवेशंस में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सारे उसमें डेवलप हुए हैं इसराइल में, पहले नहीं थे पर अब हुए हैं ये सारी चीज़ें। जैसे हम बात करें इसकी डिफेंस पावर्स की, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा इसमें वो आया चेंज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ sustaining against adversity is the principle with which a small Jewish Zionist nation Israel is placed in the contemporary global पॉलिटिक्स इन द जनरल। ठीक है, अगर हम बात करें सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी, इसका मतलब होता है ये प्रिंसिपल है इसराइल का। ठीक है, सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यकीन रखते हैं कि मतलब
ऐसे डेवलपमेंट करेंगे कि जिसमें ये खुद तो यूज़ कर लें सारी रिसोर्सेज का, और साथ ही साथ जो इनकी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रिंसिपल है इस विचारधारा पर ये चलते हैं, और ये क्या कहलाए जाते हैं, स्मॉल जूइश जियोनिस्ट। जियोनिस्ट क्या होता है, जियोनिस्ट आपको पता होगा, इनके भगवान होते हैं, और जूइश और जियोनिस्ट सबसे ज़्यादा आपको, अगर आप इसराइल जाओगे तो वहाँ पे ये दो जो रिलीजन है, ये कल्चर्स हैं, ये ज़्यादा फॉलो होते हैं। जूइश वहाँ पे ज्यू ज़्यादा होते हैं, आपको पता है ज्यू एक तरह की कास्ट होती है, और जियोनिस्ट, ठीक है, जियोनिस्ट ज़्यादातर पारसी इसको कहते हैं। ये नेशन इसराइल में ज़्यादा फॉलो करा जाता है, और इसराइल इज़ प्लेस्ड इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल वर्ल्ड इन जनरल। ठीक है, और इसलिए इसराइल को अब जाना भी बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसराइल की जो, जैसे हमने बताया, सबसे ज़्यादा इसराइल साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे है। ठीक है, एंड द अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, अरब जो है वो डोमिनेटेड है इसराइल पर। ठीक है, वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में। नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, सार्क। अभी हमें ये लास्ट टॉपिक पढ़ना है, सार्क। उसके बाद जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सार्क और ब्रिक्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब इसमें, मतलब इनका दोनों के एम्स तो मतलब बराबर, मतलब सेम है, बट हमें इसमें इसके जो कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग हैं। सार्क में कोई और सी कंट्री ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और ब्रिक्स में आपको पता ही है ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, जैसे हमने उसकी पूरी फुल फॉर्म ब्रिक्स में ही सारी कंट्रीज़ है। ठीक है, और इसके भी हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे कि कब इस्टेब्लिश हुई है, किसी कंट्री ने करा है, ये सब बारे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो नाउ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, आपको याद रखनी है। और आसियान की क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, was established with the signing of the SAARC charter in Dhaka on 8 दिसंबर 1985। ठीक है, सार्क जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है हमारा, कब हुआ है ये, 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, और ये कब हुआ है इसका आपको याद रखना होगा, साइनिंग हुई थी, जितनी भी कंट्रीज़ इसके अंदर हैं, मतलब इसकी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितनी भी कंट्री सार्क में आती हैं, उन सब ने एक साइन करा था सार्क चार्टर। ठीक है, आपको याद रखना है इसका नाम, सार्क चार्टर। इन सारी कंट्रीज़ ने साइन करता है, ये ढाका में होता है। ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है, तो ये बांग्लादेश में बना है सार्क जो है। ठीक है, और कब बना है, 1985, आपको ये डेट याद रखनी है। फर्स्ट इसका पॉइंट है, द आइडिया ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन साउथ एशिया वॉज फर्स्ट रेज्ड इन नवंबर 1980। ठीक है, जो ये आइडिया था कि ये एक रीजनल कॉर्पोरेशन बनाएंगे साउथ एशिया की, वो फर्स्ट कब हुआ था, मतलब कब इनके माइंड में आया था, ये नवंबर 1980 में आया था, पर इन्होंने 5 साल बाद इसे इम्प्लीमेंट करा। आफ्टर कंसल्टेशंस द फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ 7 फाउंडिंग कंट्रीज़, जब उन्होंने एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर लिया, जो फॉरेन सेक्रेटरीज थे 7 फाउंडिंग कंट्रीज़ में, 7 फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने फिर क्या बनाया था, मिलकर सार्क को बनाया। अब वो सारी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, मैं सिंपल सा आपको एक तरीका बताती हूँ सार्क के जो मेंबर्स हैं उनको याद करने का। सबसे पहले आप क्या कर लेना, आपको पता है, आप इंडिया का मैप लेना, और उसमें जो भी मतलब इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सारी इसमें आती हैं। ठीक है, इंडिया के समेत, जैसे इसके अंदर लिखा है ना कि साउथ एशिया में ही हमारा इंडिया भी है, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये 7 कंट्रीज़ ने मिलकर सार्क को बनाया है। ठीक है, मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलंबो इन अप्रैल 1981, और ये कहाँ पर मिले थे, 1981 में, ये 1981 में मिले थे कोलंबो में, और इन्होंने डिसाइड करा कि सार्क बनाएंगे। और फिर 1985 में इन्होंने सार्क चार्टर करा, सार्क चार्टर एक इन्होंने साइन करा था, पूरा इसमें लिखा होगा कि किस किस चीज़ में ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सार्क के, और क्या किस किस चीज़ में कॉर्पोरेशन करेंगे। और ये कहाँ साइन हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश में साइन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। आपको ये सारी जो 7 कंट्रीज़ हैं इन्हें याद रखनी है, आपसे पूछ ली जाएंगी कि इन सारी कंट्रीज़ के, सार्क में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके नाम बताने हैं या ये सब, तो आपको ये याद होना चाहिए। सो अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें, जैसे पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी में आपकी बुक में दे नहीं रखा होगा कि 7 कंट्रीज़ है, पर अब 8 कंट्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, 7 कंट्रीज़ थी पहले, अब 8 कंट्रीज़ हो गई हैं। इसमें एक और कंट्री ऐड हो गई जिसका नाम है अफ़गानिस्तान, ये भी सार्क में ऐड हो चुकी है। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, अब अफ़गानिस्तान का भी नाम लिखना होगा, अगर आपसे पूछे जाएंगे कितने कंट्रीज़ हैं तो आप लिखेंगे 8 कंट्रीज़, और अगर आगे के नेम, इनका नाम भी लिखना है तो आप अफ़गानिस्तान का भी नाम लिखेंगे, क्योंकि ये भी इसके अंदर मर्ज हो गया है सार्क में। ये देखो इसमें लिखा है,
अफगानिस्तान बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क एट द 13th एनुअल समिट। जब 13th एनुअल समिट, ये हर साल मिलता है, सार्क की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हर साल मिलते हैं, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इन्हें आने में परेशानी नहीं होती होगी, किसी भी कंट्री में जाकर पर्टिकुलर कंट्री में अपनी मीटिंग रख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 13th एनुअल मीटिंग, जब 13वीं मीटिंग हुई थी, एनुअल समिट हुआ था, तो 2005 में अफगानिस्तान भी न्यू मेंबर बना था सार्क का। ठीक है, आपको याद रखना है किस ईयर में, 2005 में। द हेड क्वार्टर, अगर हमसे पूछा जाए कि सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है, द हेड क्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ द एसोसिएशन आर एट काठमांडू, नेपाल। नेपाल में है हेड क्वार्टर किसका, इसका सार्क का। ठीक है, काठमांडू, नेपाल। नाउ अब हम इनके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, आप इसे प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे ब्रिक्स के, सार्क के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या प्रिंसिपल पूछ लिए जाएंगे कि इसका मेन एम क्या था बनने का। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन विद द फ्रेमवर्क ऑफ द सार्क शैल बी बेस्ड ऑन, जो इनका कॉर्पोरेशन हुआ है, ये सार्क बना है, क्यों बना है, ये किस पे बेस है, ये है हमारा रेस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी। मतलब इनकी ये प्रिंसिपल्स पर, मतलब इन सारे जो प्रिंसिपल्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, उन सब के लिए इनके दिल में क्या होगी, रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, सॉवरेन इक्वालिटी होगी, सारी जो स्टेट्स हैं उन सबको इक्वल माने जाएंगे, कोई भी इनमें बड़ा या छोटा नहीं माना जाएगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी, आपको पता है सारे जो कंट्रीज़ हैं वो कैसी हैं, एक दूसरे के उसमें आती हैं, मतलब नेबर्स हैं, तो इनमें सब में क्या होगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगी। ठीक है, और ये अपनी कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल मतलब इन सबको अपनी कंट्री में कुछ भी पॉलिटिकल रूल लेने का या चेंज करने का पूरा अधिकार होगा। नॉन इंटरफेरेंस होगी, मतलब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में, जितनी भी सार्क की कंट्रीज़ हैं, सार्क की कंट्रीज़ हैं, वो दूसरी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेंगी। इन द इंटरनल अफेयर्स, उसके अंदर ही जो अफेयर्स होंगे उसमें, और ऑफ अदर स्टेट्स एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, और साथ ही में इनका लास्ट क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब जो भी सार्क का इनमें मतलब इनको बेनिफिट होगा वो सब म्यूचुअल होगा, मतलब सारी कंट्रीज़ का होगा। सच कॉर्पोरेशन शैल नॉट बी सब्सटीट्यूट फॉर बायलैटरल मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन। तो ये जो कॉर्पोरेशन होगा ये कोई ऐसा नहीं है कि बायलैटरल या मल्टीलेटरल मतलब बस 2 या 3 कंट्रीज़ में होगा, सारी कंट्रीज़ में एक जैसा कॉर्पोरेशन होगा, बट शेल कॉम्प्लीमेंट दैम। ओके, और अगर कोई नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट हम वो जो कंट्रीज़ हैं वो एक्शन ले सकती हैं। ठीक है, पर जो कॉर्पोरेशन होगा वो सारी कंट्रीज़ में इक्वल होगा। सच कॉर्पोरेशन शैल नॉट बी इनकन्सिस्टेंट विद बायलैटरल मल्टीलेटरल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, और ये जो कॉर्पोरेशन होगा ये इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक जैसा ही होना चाहिए हर कंट्री के लिए। ठीक है, सो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, हमें सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं सार्क के, और बस ये मोर देन इनफ है, क्योंकि आपसे 3 मार्क्स में ही पूछेगा। अगर पूछता है कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स लिखने या फिर ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स लिखने, तो आप इजीली इन्हें लिख सकते हैं। और मेन नहीं होते इनके, सार्क के ब्रिक्स के सेम ही हैं, जैसे कि सॉवरेन इक्वालिटी होनी चाहिए और साथ में नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कॉर्पोरेशन होनी चाहिए सारी कंट्रीज़ में, जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं सार्क में या ब्रिक्स में, इन सब में। और इनकी फुल फॉर्म याद रखें, इस्टेब्लिश्ड कौन से ईयर में हुई है वो याद रखें। सो बस इतना ही हमें याद रखना है, तो ईजिली हमारा कवर हो जाएंगे सारे जो एडिट टॉपिक्स हैं। So with this we completed our chapter 3 also new centers of power along with our added topics। हमने पूरा इसे जैसे 2021 का सिलेबस पूरा दे रखा है उसी के मुताबिक हमने पूरा ये टॉपिक जो है वो पढ़ा है और हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसके। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।